हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब का और उनके हवाले से जो एक ताज़ा तरीन अदालती फ़ैसला सामने आया है। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे जो नैब के बाकी भी मुकदमात हैं सियासी लीडर्स को लेके और उनके अंदर किस किस्म के फ़ैसले देखने में मिल रहे हैं, जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अब बहुत बात कर रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस के अंदर जो सज़ाओं के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ साहब ने अपील्स की हुई थी दोनों केसेस के अंदर, उसके अंदर गुज़िश्ता रोज़ के फ़ैसला जो था वो महफूज कर लिया था। और वो जो इशू था वो ये था कि क्या नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में जो ये अपील्स हैं क्या ये सुनी जा सकती हैं। ये ऑब्वियसली एक जिसको हम कहते हैं एक बहुत लीगल नुक्ता था। आज तहरीरी फ़ैसला जो है वो सामने आ गया और हाई कोर्ट ने ये करार दिया कि अदालत की तरफ से ज़मानत मिलने के बाद नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए और बार बार तलब किए जाने के बावजूद वो अदालत के सामने पेश नहीं हुए और इसकी वजह से अदालत ने ये फ़ैसला किया कि वो मफरूर उनको करार दे दिया। अदालती फ़ैसले के मुताबिक कानून का मफरूर होने के बायस नवाज शरीफ साहब अब अपील का हक भी खो चुके हैं और अदालत के पास उनकी अपीलें मुस्तरद करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अदालत ने यह भी लिखा कि नवाज शरीफ साहब या तो ख़ुद को सरेंडर करें या मुतल्लिका हुक्काम उन्हें तहवील में ले ले तो वो अदालत के अंदर अपील कर सकते हैं। इस हवाले से अदालत ने 1981 और 2015 के जो अदालती फ़ैसले हैं उनका भी हवाला दिया। दूसरी तरफ और भी सियासी लीडर्स ऐसे हैं जिनके केसेस जो हैं उनके हवाले से डेवलपमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, जैसे कि नवाज़ लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब का नैब रेफरेंस में ज़मानत मंजूर हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ ये शिकायत बार बार करती हुई पाई जाती है कि उनके जो गिरफ़्तार एक रहनुमा हैं खुर्शीद शाह साहब, वो 21 माह से जो है अदालती रिलीफ उनको नहीं मिली। अब इस सारे मामले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर आज़म नज़ीर साहब। ये सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, वकील भी नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान के कुछ केसेस के अंदर रहे हैं और इस केस के अंदर ख़ास तौर पे ही वाज असिस्टिंग द कोर्ट। और हमारे साथ मौजूद हैं शाखावर साहब, ये एक सीनियर कानूनदान है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सेनेटर साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हाउ सरप्राइजिंग वाज टुडेज जजमेंट फॉर यू सर? आप क्योंकि ऑब्वियसली कोर्ट को असिस्ट करते रहे इस फैसले में, आपने आर्ग्यूमेंट्स भी दिए हैं, तो आप ऑब्वियसली इस केस को काफ़ी करीब से देख रहे थे। सर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही फैसला आएगा? जी आसफा जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि आज मैं सियासी लिहाज से गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि इस केस में मुझे अदालत ने, मैंने हालांकि छुट्टी लेना चाहिए लेकिन कोर्ट ने उनकी अपना हुक्म सर आंखों पे होता है, उन्होंने मुझे इसमें अमाइकस अपॉइंट किया था अदालती मुआवन। तो मैंने प्रोफेशनली जो कुछ बन पाया वो अदालत के सामने रखा और बिल्कुल मेरे ख्याल में दो ऑप्शंस कोर्ट के पास मौजूद होती हैं ऐसी सिचुएशन में। ऑप्शन नंबर 1 ये हो सकती थी कि ये इनका केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देते, इस ऑब्जर्वेशन के साथ कि जब वो अदालत के सामने लाए जाएंगे या वो खुद आएंगे तो वो केस दोबारा फिक्स कर दिया जाएगा। दूसरी सूरत ऐसे केसेस में जो है वो वही है जो फैसला अदालत ने कर दिया और मेरी ये दो आराई थी अदालत के सामने जो रखी गई थी कि अपील के मेरिट्स को टच किए बगैर अदम पैरवी पे इसे खारिज कर दिया जाए, यानी कि इस अपील को क्योंकि प्रोसिक्यूट करने वाला कोई नहीं है, मियाँ साहब को परपेचुअल वारंट के बाद जब इन्होंने डिक्लेयर किया पीओ तो उनके जो वकील थे उनका वकालतनामा भी इनफेक्टिव हो गया ख्वाजा हारिस साहब का। तो ऐसे में इस अपील को अदम पैरवी तसव्वुर करते हुए खारिज कर दिया जाए विद क्लैरिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन के जब भी वो आए उन्हें लाया जाए या वो खुद पेश हो जाए तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसकी बहाली के लिए।
और यही फैसला जात मैंने 1956 से लेके आज तक का जो कानून है पाकिस्तान का, और कुछ इंडो पाक की जजमेंट्स और कुछ बांग्लादेशी एक ढाका की जजमेंट दी, जो इन्हीं लाइंस के ऊपर थी कि ये दो ऑप्शंस हैं अदालत के पास। जो मोस्ट रीसेंट ट्रेंड है 2015 ऑनवर्ड, इकरामुल्लाह केस, वो यही है जो अदालत ने कोर्स लिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जब फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ हमारे सामने नहीं है तो हम उसकी अपील नहीं सुनेंगे और इस बुनियाद पे डिसमिस करेंगे दैट ही इज नॉट अवेलेबल और ही लूजेस। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। शाह खावर साहब, सर आजम साहब तो बहुत जिसको कहते हैं ना एहतियात से बात करें, उन्होंने कहा ये दो ऑप्शन थे कोर्ट के सामने, मैंने भी यही आर्ग्यू किया था और फैसला कोर्ट ने कर दिया यही कि अपील नहीं सुनी जाएगी क्योंकि वो मौजूद यहाँ नहीं है नवाज शरीफ साहब। सर आप किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? जी आरिफा, मेरा ख्याल जो है वो यकसर मुख्तलिफ है। मैं वैसे तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला है, उसको कबूल करना जो है वो तो बिल्कुल एक फर्ज है हमारा, लेकिन मेरी इस फैसले के ऊपर एक बड़ी कानूनी रिजर्वेशन है। मैं समझता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ अदालत ने एक जो प्रोविजन ऑफ लॉ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो है दफा 423 ज़ाब्ता फौजदारी, वो प्रोवाइड करती है कि जो एपेलेट कोर्ट है, जो अपील अदालत है, जिसमें किसी भी मुल्ज़िम या कॉन्विक्ट की सजा और कैद के खिलाफ अपील की गई हो तो उसने क्या करना है। तो 423 ज़ाब्ता फौजदारी इस पूरे जजमेंट में कहीं इसका जिक्र नहीं है। ये प्रोवाइड करता है कि वो एपेलेट कोर्ट जिसके सामने केस का रिकॉर्ड मौजूद हो और उस रिकॉर्ड को देखने के बाद, पेरूज करने के बाद, और उसके साथ साथ जो अपील कुनंदा है खुद या उसका वकील अगर वो अपीयर हो रहा है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर वो भी मौजूद है, तो उनको सुनने के बाद अगर वो मौजूद हैं तो वो रिकॉर्ड का मुलाहिजा करने के बाद वो अपील का फैसला कर सकती है अदालत। या तो वो अपील में जो फैसला है उसमें इंटरफेयर न करे, उसको डिसमिस कर दे, या दूसरी सूरत में उसकी फाइंडिंग को जो है वो रिवर्स कर दे, उसको जो एक्विटल है उसको रिवर्स कर दे और उस सेंटेंस में तखफीफ कर दे या कमी कर दे। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दफा 423 ज़ाब्ता फौजदारी बिल्कुल भी सामने नहीं था और उसको सरफ़े नजर किया गया है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो है उनको इश्तिहारी डिक्लेयर किया था, तो मैं इसमें भी समझता हूँ कि ये लीगल तौर पे ये दफा जो है 412 ज़ाब्ता फौजदारी, उसकी 512 ज़ाब्ता फौजदारी, उसको भी प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया, क्योंकि ये किसी को इश्तिहारी मुल्ज़िम करार देना ट्रायल कोर्ट का काम होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ लॉ है, और उसमें मैंने जो जजमेंट देखी है उसमें जिन केसेस का हवाला दिया गया है, PLD 1956 फेडरल कोर्ट 43 चंद शाह केस में ये था कि एक मुल्ज़िम जिसकी सजाए मौत जो है हाई कोर्ट ने बहाल जी सही सर, उसकी स्पेशल लीव टू अपील थी सुप्रीम कोर्ट में। तो जब स्पेशल लीव टू अपील में बंदा एब्सकॉन्ड कर जाए तो वहां पे वो अपना राइट ऑफ हियरिंग जो है वो खो देता है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ लॉ ज़ाब्ता फौजदारी, उसको बिल्कुल सर पे नजर किया गया। बिल्कुल सही सर। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा, हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने दो मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शाह खावर साहब से और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की अपील्स के अंदर फैसला दिया है। जी तारड़ साहब, शाह खावर साहब तो ने जिस तरह की गुफ्तगू की है उससे मेरे जैसे इंसान को तो यही समझ आया कि ये तो फिर काफ़ी यहाँ स्पेस है गालिबन नवाज शरीफ साहब के लिए कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील में जा सकते हैं। सर, इज़ दैट अ लीगल पॉसिबिलिटी?
देखें, उनकी राय है और मैं उस राय की कदर करता हूँ। शाह खावर साहब बिलाशुबा फौजदारी के एक बहुत मंझे हुए वकील और ख़ास तौर पे अकाउंटेबिलिटी लॉज में एक बड़ा आला मुकाम रखते हैं। लेकिन इस केस के अगर आप पिक्यूलियर फैक्ट्स को सामने रखें और इस केस का जो वॉल्यूम है वो अगर तो रन ऑफ मिल केस हो, जैसे ये मर्डर केसेस होते हैं, 50 सफ़े की एविडेंस है, 50 सफ़े का मटीरियल है, कोर्ट उसे कन्वीनियंटली देख के खुद फैसला कर लेती है और उसमें सेटल्ड प्रिंसिपल्स हैं कि कब सजा करनी है और कब छोड़ना है। ये केस अपनी नौयत के डिफरेंट केसेस हैं। पहले तो इनमें एक बड़ा लीगल पॉइंट था कि ये 3 रेफरेंस क्यों आए, एक होना चाहिए था। फिर ये बाहर कैफ सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही केस बनवाए, खुद ही उसकी निगरानी की, एक जज मुकर्रर कर दिए। तीसरी बात जो फिर इन केसेस के साथ चिमट गई वो अरशद मलिक और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के वो रेवोल्यूशंस थे जो कि अब बाहर निकले और वो बातें अदालती रिकॉर्ड में भी आई। तो मेरे ख्याल में अदालत के लिए सेफ कोर्स यही था जो उन्होंने लिया है कि इसको मुअख्खर कर दिया है उस वक्त तक जब तक कि कॉन्विक्ट खुद आके बहाली की दरख्वास्त दे और वो मेरिट पे अपना फैसला ले। एक जो कन्फ्यूजन दूर होने वाली है, ये गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ी बात आ रही है। बाकी मैं वो लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें मैंने लीगल साइड में ओपिनियन दी है। ये अपील मेरिट्स पे तो नहीं डिसमिस हुई थी, ये तो अदम पैरवी यानी कि इसकी पैरवी ना होने की वजह से खारिज हुई है। विद ए क्लैरिफिकेशन इन दी ऑर्डर, विंडो ओपन रखी गई है कि मियां नवाज शरीफ जब भी आए या उन्हें लाया जाए तो ये अपील मेरिट्स पे सुनी जाएगी और उसके लिए उन्होंने कहा वो दरखास्त दे वो कानून के मुताबिक। और आज तक यही कानून है कि जब अपील मेरिट पे नहीं डिसाइड हुई तो वो हक है मुल्ज़म का, क्योंकि फेल ट्रायल अगर बुनियादी हक है तो अपील कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है और 10A आने के बाद वो और मजबूत हो जाता है। और इसी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी 1981 के कानून को उन्होंने सामने हुए 2015 वाली जजमेंट को प्रेफरेंस दी और उन्होंने कहा कि हाँ ये बात दुरुस्त है कि जब भी वो लाए जाएं या वो आ जाएं अदालत के सामने, वो अपील ऑन मेरिट्स, ही कैन मूव दिस कोर्ट फॉर डिसीजन ऑफ अपील ऑन मेरिट्स। तो ये बिल्कुल ठीक सर, ये एक हार्मलेस, मैं कहूंगा कि दिस इज ए हार्मलेस ऑर्डर उस हवाले से कि उन्होंने मुल्ज़म के जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो इंटैक्ट रखे हैं, क्योंकि वो राइट जी सर अभी जी यही सर शाह खावर साहब से भी रनिंग आउट ऑफ टाइम। जी शाह साहब सर ये बताइएगा कि ऑब्वियसली आजम नज़ीर तारड़ साहब तो उसको देख रहे हैं या बात कर रहे थे उसकी जो नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर के हार्मलेस ऑर्डर है, अब सब कुछ एवरीथिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड नाउ टिल नवाज शरीफ साहब कम्स बैक और फिर कोई फैसला होगा। बट सर क्या ये कोई ऐसा लीगल प्रेसिडेंट है जो आपके ख्याल में बाकी जो शायद इतने हाई प्रोफाइल केसेस नहीं हो, जैसे खुद तारड़ साहब ने कहा जो रन ऑफ द मिल केसेस हैं, क्या उनके लिए आपके ख्याल में ये एक बुरा लीगल प्रेसिडेंट साबित हो सकता है? देखिए आरफा, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब का केस एक एक्सेप्शनल केस है। ये सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो से शुरू हुआ, फिर JIT बनी, फिर रेफरेंसेस बने और सुप्रीम कोर्ट का एक पूरा इस केस के ऊपर नजर थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यह है कि कानून और ज़ाब्ते जो हैं वो तमाम कवानीन के लिए, तमाम मुल्ज़मान के लिए, तमाम केसेस के लिए एक ही हैं। अब जो नैब का कानून है उसमें ये लिखा हुआ है कि जहां पे नैब ने कोई ऐसा लॉ में कोई एम्बिग्विटी है या वो बात नैब लॉ में मौजूद नहीं है तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो उस पर अप्लाई करेगा। मेरा अभी भी स्टांस ये है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जो पहले मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिम करार दिया, ये भी मैं समझता हूँ कि ये उनकी डोमेन में नहीं था, क्योंकि इश्तिहारी मुल्जिम सिर्फ जो है वो ट्रायल कोर्ट जो है वो कर सकती है। वो किसी को इश्तिहारी मुल्जिम करार देके उसकी शहादत प्रिजर्व करके और जब वो दोबारा किसी वक्त गिरफ्तार हो या खुद सरेंडर करे तो फिर उसका ट्रायल जो है वो ट्रायल कोर्ट में ये प्रोवाइडेड है 512 में। 512 जो है ये हाई कोर्ट में अगर वो एज अ एपेलेट कोर्ट कन्विक्शन के अगेंस्ट अगर बैठी हुई है हाई कोर्ट तो वो 512 भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि ये एक फैसला जो भी है ये माइल्ड है या जो भी है, लेकिन एक बात जरूर है कि ये जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और जब वो अपना ये एक्सरसाइज जो है राइट ऑफ अपील दोबारा एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस फैसले की रूह से जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की सेंटेंस और कन्विक्शन है वो बहाल है।
लेकिन उनका राइट ऑफ अपील जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने महफूज किया है। वो आज आते हैं, 1 साल के बाद आते हैं, 10 साल के बाद आते हैं, तो वो एक विंडो उनके लिए ओपन है। ये बात बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का, उन्होंने हमसे गुफ्तगू की। ना लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो आज भारत के वज़ीर आज़म ने कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर के लीडर्स के साथ मुलाकात की। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से मकबूजा कश्मीर के सियासी रहनुमाओं के साथ जो मुलाकात हुई है उसे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का नाम दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नई दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी ने आज मकबूजा कश्मीर के 14 के करीब जो सियासी रहनुमा हैं उनसे मुलाकात की। इनके अंदर साबिक जो वज़ीर आला रहे हैं कश्मीर के, जैसे कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला साहब भी शामिल थे। ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इस एपीसी का हिस्सा नहीं बनाया गया, उनको गालिबन इन्विटेशन नहीं भेजा गया। ये मुलाकात 5 अगस्त 2019 के जो इक़दाम थे जो भारतीय हुकूमत ने लिए और मकबूजा कश्मीर का जो स्टेटस तब्दील किया, उसके बाद ये वज़ीर आज़म जो हैं भारत के और कश्मीरी लीडर्स की पहली मुलाकात थी। मुलाकात से कबल मीडिया से गुफ्तगू में जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह हैं और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनका ये कहना था कि अगर भारतीय हुकूमत तालिबान से बातचीत कर सकती है तो पाकिस्तान से भी उसको बातचीत करनी चाहिए। उनका ये भी कहना था कि कश्मीर में अमन उस वक्त तक बहाल नहीं हो सकता जब तक जो 5 अगस्त 2019 के फैसले थे उनको वापस लिया जाए। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं निरुपमा सुनियम साहिबा, ये नेशनल एडिटर है इंडियन एक्सप्रेस मुंबई। वेलकम टू द शो निरुपमा साहिबा। जी बताइएगा कि किस तरह गई ये मुलाकात और ख़ास तौर में इंडिया के अंदर किस तरह इसको देखा जा रहा है। थैंक यू आल्फा। ये जो मुलाकात है ये थोड़े घंटे पहले ही खत्म हुई है और इसमें से जो भी डिटेल्स आ रहे हैं उनसे ये पता चल रहा है कि द मेन प्राइमरी डिमांड वाज फॉर जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड है, जो अगस्त 5, 2019 को चेंज किया गया, उसको 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए गए, तो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर किया गया। ये प्राइमरी डिमांड था, ये अक्रॉस द पार्टी था। निरुपमा साहिबा, ये डिमांड जो था या ये मुतालबा जो था ये आया कश्मीरी लीडर्स की तरफ से। एक्चुअली द इम्पोर्टेंट थिंग इसमें आप ये इसको नजर में रखें कि इसका प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई या गवर्नमेंट की तरफ से कोई एजेंडा नहीं था। इनको बुलाया गया और इनसे बोला गया कि जो आपने बोलना है और जो आपने रखना है प्राइम मिनिस्टर के सामने वो आप रख दीजिए। यही जो मीटिंग हुई है उससे यही पता चल रहा है कि देयर इज नो एजेंडा फॉर दिस टॉक, और पहले भी कहा जा रहा था कि देयर इज नो एजेंडा, बट आफ्टर द मीटिंग प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो ट्वीटेड दैट ये जो है delimitation is important issue is an important step before statehood can be restored. That is delimitation of constituencies. मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि वो what that means. It means that assembly constituencies will be redrawn across Jammu and Kashmir. So this is something that the government wants to do quickly. And one way to look at this, एक तरह से इस मीटिंग को ऐसे भी देखा जा सकता है कि that they wanted these parties की cooperation उस delimitation exercise में कि वो भी इसमें शामिल हो और उस एक्सरसाइज को अपनी legitimacy दे। तो इसमें फिर आप कहेंगे कि क्यों इनसे legitimacy मांगते हैं जब इन्होंने इन्हीं पार्टीज को 2 साल से डिबंक किया, कहा इरेलेवेंट है, कहा गुप्कार गैंग है, कहा दे आर इन कैहूट्स विद सम फॉरेन पावर्स टू डिस्टेबलाइज इंडिया।
ये सब कह के क्यों उनको बुला रहे हैं? आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि अब इनको पता चल गया है कि जो इनके अपने अरेंजमेंट्स जो ये लाना चाह रहे थे इन रिस्पेक्ट टू पॉलिटिशियंस, वो एक नई पॉलिटिकल क्लास खड़ा करना चाह रहे थे थ्रू डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, या एक अपनी पार्टी जो पीडीपी के से बहुत सारे डिफेक्शन हुए और ये अपनी पार्टी बन गई, तो ये सब they were not really serving the purpose of, they did not fire the local imagination in Kashmir. They were seen as, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कोशिशें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की वो इतनी कामयाब नहीं रही, तो अब जो एक एग्जिस्टिंग लीडरशिप है उसी को रीच आउट करना पड़ा दिल्ली को करना पड़ा, and that is definitely a walk back. But the interesting thing about it is that we, as yet, I am not very clear कि what is the purpose of this walk back. कई लोग कई तरह से इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं. You can see it and people are seeing it like that कि ये जो रीजनल सिचुएशन है अफगानिस्तान में, जो सिचुएशन है इसमें तालिबान को फेवरेबल जा रहा है, या पाकिस्तान का जो सपोर्ट है तालिबान को उसकी वजह से, या चाइना की वजह से, ये जो सारे रीजनल प्रेशर्स हैं या अमेरिकन प्रेशर्स थे, इन रीजन की वजह से द इंडियन गवर्नमेंट हैज रीच्ड आउट to the Kashmiri leaders. I am not very sure of any of this because there is no real conclusive evidence except for the fact that in a congressional hearing कुछ दिनों पहले यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कुछ बातें कही कश्मीर पे और जो वहाँ का सिचुएशन था, तो उसको लेके हम कितना एक्सट्रपोलेट कर सकते हैं वो आई एम नॉट वेरी श्योर. बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज many issues to look at, including its problem with China. Maybe they see it. Maybe they see Kashmir as, a part of the whole China tangle. I don't know. I'm not going to speculate. But अभी तक तो मेरे ख्याल में निरूपा साहब सारी ही जो कयासराई या स्पेक्यूलेशन ही है प्रेस में, चाहे आप इंटरनेशनल प्रेस देख लें या इंडियन प्रेस देख लें, कि क्या वजह बनी इस मुलाकात की. तो ये जो टाइमिंग है ये इसका थोड़ा सा पजलिंग है. क्यों? व्हाई डिड दे डू इट नाउ? क्योंकि अभी कोई इतना कोई कंपल्शन नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस इंटरनेशनल क्लाइमेट जो रीजनली जो बदल रहा है, फास्ट इट्स चेंजिंग, या जो इतनी तनकीद हुई है, क्रिटिसिज्म बहुत हुआ है इंडिया पे कश्मीर के हवाले से, फिर उसके बाद पैंडेमिक की हैंडलिंग हो गई, जो बीच में कवानीन पास करने की कोशिश की गई जिस पे ऑब्वियसली बहुत प्रोटेस्ट भी हुए कोविड-19 से पहले. सो डू यू थिंक कि ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं इनकी वजह से इतना प्रेशर बना या तनकीद हुई कि भारतीय हुकूमत को लगा कि रीच आउट करके ज़रा टेम्परेचर्स कम हो जाएंगे? शायद, बट आई कैन टेल यू वन थिंग अबाउट दिस गवर्नमेंट, दे डोंट डू थिंग्स अंडर इंटरनेशनल प्रेशर. मतलब वो इतने जल्दी से इंटरनेशनल प्रेशर को नहीं मानते. अगर यही डर था तो वो अगस्त 5, 2019 नहीं करते. और ये जो 370 का जो है कि इसको जो स्पेशल स्टेटस 370 was read down. Many people think it's abrogated, but it's not abrogated. It was read down, and the special status of Jammu and Kashmir was eliminated. अच्छा निरूपा साहब, रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो जरा ये बताइएगा कि बहुत जैसे आपने कहा कंजेक्चर हो रहा है या कयासराई हुई है इस मुलाकात के हवाले से कि वजह क्या थी, पर साथ में कुछ लोगों का या प्रेस की कुछ आर्टिकल्स में ये भी आया कि शायद स्टेटहुड जो है वो वापस दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में, और जैसे आपने कहा कश्मीरी लीडर्स की तरफ से भी यही डिमांड थी. क्या आपके ख्याल में ये पहला कदम हो सकता है कि वो रिवर्ट किया जाए जो स्टेटहुड है? आई थिंक बिकॉज जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट में कह चुके हैं, बार कहा है, बहुत बार कहा है कि स्टेटहुड रिस्टोर कर दिया जाएगा. तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि स्टेटहुड वापस दिया जाएगा. जम्मू एंड कश्मीर विल बी रिस्टोर्ड एज अ स्टेट. When that will happen,
Will it happen before assembly elections? Will it happen after assembly elections? The delimitation has to take place. So there are many steps to it. So delimitation, assembly elections, statehood. That seems to be the logical order in which they may proceed. Although some people have said कि statehood पहले दे देंगे या delimitation को assembly elections के बाद में करेंगे. So there are so many permutations and combinations. It's difficult to exactly place this. जी बहुत बहुत शुक्रिया साहिबा, आपने हमसे गुफ्तगू की। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो LNG के हवाले से आजकल बात हो रही है और कुछ कहा जा रहा है कि मुश्किल फैसले हुकूमत को इमीडिएटली करने पड़ेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे मुल्क के अंदर जो एक मुमकिना एनर्जी बहरान है और इसके हवाले से मीडिया पे आजकल खासी बातचीत हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क के अंदर गैस की जो किल्लत है उसके बायस कराची की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी सप्लाई रोक दी गई है और इसी वजह से जो सनतकार हैं उनका भी एक भरपूर एहतजाज सामने आया है। दूसरी तरफ कराची के अंदर जो ऑयल कंपनीज़ हैं कुछ, उन्होंने भी कल से पेट्रोल की सप्लाई के हवाले से माजरत कर ली है। पेट्रोल रिटेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोल पंप से तेल कंपनीज ऑर्डर्स वसूल नहीं कर रही। इसके साथ साथ गैस की किल्लत के दौरान हुकूमत के लिए जो LNG की वो ड्राई डॉकिंग के हवाले से बात हो रही है टर्मिनल पे, और वो भी कुछ वो फैसला लग रहा है क्लियरली कर नहीं पा रहे। उस पर भी वज़ीर आज़म साहब के लेवल पर भी मीटिंग्स हो रही हैं और साथ में ये भी गुफ्तगू हो रही है कि एक नया टर्मिनल भी लगाया जाएगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नजम फारूकी साहब, एनर्जी एक्सपर्ट हैं, साबिक सरबराह हैं हपको के। वेलकम टू द शो सर। जी नजम साहब, बहुत सी खबरें हैं, यू नो देयर इज लाइक अ मिक्स ऑफ न्यूज़ आइटम्स टू डू विद द एनर्जी सिचुएशन। लोड शेडिंग के हवाले से भी बहुत बात हो रही है कि शायद आने वाले दिनों में बढ़ जाएगी। कुछ उसके अंदर कहा जा रहा है कि पानी की भी किल्लत है, कुछ इस वक्त डिमांड भी ज़्यादा है, कुछ LNG के हवाले से भी मसाइल हैं। सर हमें ज़रा अनपैक करके ये सारी सिचुएशन समझाइएगा। मैडम देखिए, मैं आई डोंट बिलीव इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, मगर व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ इट पॉइंट्स टू दैट देयर इज समथिंग गोइंग ऑन which is not in control of the government and there is some conspiracy behind it. देखिए सबसे पहले तो ये है कि ये वो महीना है जिसमें कि हमारे हाइडल पावर स्टेशन जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे होते हैं और बिजली वहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है। नाउ व्हाट हैपेंड देयर? अच्छा, गैस की शॉर्टेज जो है वो तो एक, जब तक ये LNG माफिया जो कि डेवलप हो चुका है पाकिस्तान में नाउ, इसको ख़त्म नहीं करेंगे और LNG को पब्लिक के यानी आम लोगों के इख्तियार में नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक LNG की प्राइसेस आता रहेगा। LNG माफिया आप किसको बुला रहे हैं? मैं देखिए, इसको कार्टेल भी कह सकते हैं, इसको माफिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इस वक्त सिर्फ इख्तियार है SSGC, SNGPL और उनकी जो दो कंपनियां हैं जो कि इंपोर्ट कर सकती हैं इस गैस को। अब अगर जनरली ये पब्लिक की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रही हैं फंडिंग की वजह से या किसी और वजह से, तो आम पब्लिक में जो बेसिकली जो इस ट्रेड में हैं लोग, उनको क्यों नहीं इंपोर्ट की इजाजत दी जा रही, ताकि ये प्रॉब्लम दूर हो। जिस वक्त जरूरत हो उसके हिसाब से लोग अपने हिसाब से मंगा सके। इवन ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि कराची में बैठे हुए हैं, अगर आज उनको कोई कहे जी मुझसे आप LNG ले लें, फौरन लेने को तैयार हो जाएंगे, मगर ये इनके कंट्रोल में किया हुआ है, तो ये माफिया नहीं तो और क्या है। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो दो टर्मिनल हैं उनमें कोई स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। ये कहते हैं जी FSRU के अंदर अपनी स्टोरेज होती है, मगर वो जब जहाज कोई लगता है उसके साथ तो उसको वो गैसिफाई करके आगे भेजता है, मगर इट इज नॉट ट्रीटेड एज ए स्टोरेज। ऑन शोर स्टोरेज की हमें जरूरत है। नए टर्मिनल भी जो आ रहे हैं उसके अंदर भी इन्होंने ऑन शोर स्टोरेज की कोई गुंजाइश नहीं रखी। सो इफेक्टिवली इट इज बैड प्लानिंग, या प्रेशर है या मिनिस्ट्री के अंदर जो है जो प्लानिंग, जो ये इतना कहा जा रहा है हमारे मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर कि भी आप LNG को ओपन करें, अब इसको पब्लिक डोमेन में लेकर आए, इसको आम लोगों के लिए इंपोर्ट की इजाज़त दी जाए।
टर्मिनल जो है ज्यादा बनाने की इजाजत दी जाए, मगर उसके साथ उसमें ऑनशोर स्टोरेज होना चाहिए। इस पे अभी तक क्यों अमल दरामद नहीं हुआ? और कराची को देखें तो सर ये जी फरमाए सर। मैं ये देख रहा था कराची की रिक्वायरमेंट जो है वो गैस से पूरी हो रही है 90% के करीब। आपके पास इस वक्त एटॉमिक पावर स्टेशन पिछले चंद महीने में स्टार्ट हुआ है और एक कोल का प्लांट कराची के पोर्ट कासिम टर्मिनल पे लगा हुआ है। ये इन दोनों पावर स्टेशन की जो बिजली की प्रोडक्शन है उसकी प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो कराची को देने के लिए होनी चाहिए। ये यहाँ से पंजाब में और फ्रंटियर तक जो बिजली जाती है और कराची में जहां ये लगे हुए हैं पावर स्टेशन दोनों, उनकी बिजली कराची में क्यों नहीं दी जाती? इट्स बैड प्लानिंग, नथिंग एल्स। तो सर ये इस बैड प्लानिंग के लिए आप क्या सिर्फ फेडरल हुकूमत को जिम्मेदारी डालेंगे इसके उनके ऊपर कि ये बैड प्लानिंग सिर्फ वो ही कर रहे हैं? एक पोर्ट कासिम लगा हुआ है कोयले का प्लांट जो कि 1300 मेगावाट का है। अभी 1100 मेगावाट का अभी पहला एटॉमिक स्टेशन जो है वो ऑन हो गया है। तो ये 2200-2300 मेगावाट बिजली जो है वो कराची के अंदर मौजूद है, उसमें से क्यों नहीं दिया जाता? सुना 400 या 500 मेगावाट की उन्होंने बात की है। भी कराची के हिसाब से बिजली जो सबसे नजदीक है ताकि जिसके अंदर ट्रांसमिशन के लॉसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। इंडस्ट्री सारी आप है, आपने इंडस्ट्रीज को चलाना है या लोगों के घरों को सिर्फ आबाद करना है? अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो लोगों के घर आबाद नहीं हो सकते। प्रायोरिटी शुड बी इंडस्ट्री। आप उनको बिजली सही कीमत पे देंगे तो वो क्यों आपसे गैस मांगेंगे? आप बिजली की कीमत इतनी ज्यादा है कि वो कहते हैं जी हम प्रोड्यूस करते हैं, हमें 10 रुपए की पड़ती है, ये हमें 12-18 रुपए की दे रहे हैं, तो वो इसलिए कहते हैं जी हमें गैस दो। तो ये पॉलिसी और कंप्लीट पॉलिसी का उनको रिव्यू करना पड़ेगा। इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, मुल्क जो है फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं करेगा, तो कहीं ना जॉब क्रिएट होगी ना कुछ और क्रिएट होगा। सबसे पहले इनको इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे शुड डू, दिस शुड बी द पॉलिसी। और एलएनजी को अलाउ करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में भी इंपोर्ट करने के लिए। उनको कहना चाहिए कि स्टोरेज अपने डेवलप करें और आप इसको स्टोर करें। नजम साहब एक सेकंड, नजम साहब, बट आई थिंक शायद इशू यहाँ ये है कि जब तक पहले टर्मिनल नहीं बनेगा तो आप प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं दे सकते। इजंट इट अ मैटर ऑफ पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स? नहीं, क्यों नहीं दे सकते? टर्मिनल जो होता है केपीटी के अंदर, क्या केपीटी खुद इंपोर्ट करती है? क्या पोर्ट कासिम क्या खुद इंपोर्ट करते हैं? उसके अंदर जो कस्टमर होता है वो इंपोर्ट करता है। इसे टर्मिनल जो जिसका काम है कि जहाज को आए, रिसीव करे और उसकी जो वहां से जो गैस हो रही है उसको आगे ट्रांसमिट करे। वहां अगर स्टोरेज होगा तो ये लोग जो है मंगा के उसे स्टोर में रख सकते हैं और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम व्हीलिंग की बात कर रहे हैं, तो जब ये एलएनजी की आ गई तो वो व्हीलिंग पे क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं गैस ट्रांसमिट हो सकती है एसएसजीसी और एसएनजीपीएल की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से? सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की। नाजरीन आज इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।